क्या अमेरिका ईरान पर हमला करेगा? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हालत इस वक्त इतनी पतली है कि व्हाइट हाउस का घेराव वहां की जनता कर रही है और इस मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए उनके पास एकमात्र विकल्प है ईरान पर हमले की धमकी। मगर यह हमला इतना आसान नहीं होगा। उनके अपने सलाहकार कह रहे हैं कि यह एक आत्मघाती कदम हो सकता है। इस बीच ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ऐसी हिमाकत करेगा तो अमेरिकी और इस्राएली सैनिक बेसिस को वो तबाह कर देगा। समानांतर तौर पर इस वक्त ईरान उबाल पर है। दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि कई जो अपुष्ट खबरें हैं वो ये दावा कर रही हैं कि कम से कम 500 लोग ईरान के अंदर जो हिंसा चल रही है, जो विद्रोह चल रहा है, उसमें मारे गए हैं। हालांकि समानांतर तौर पर ईरान इसे मोसाद की साजिश बताता है, यानी कि इस्राएल की गुप्तचर एजेंसी मोसाद की साजिश बताता है। आज इस कार्यक्रम में मैं आपके सामने तमाम तर्क पेश करूंगा। ईरान की तरफ से क्या खबरें आ रही हैं ईरान की उबाल को लेकर, समानांतर तौर पर बीबीसी और सीएनएन क्या कह रहे हैं, तमाम फैक्ट्स आपके सामने, तमाम तथ्य आपके सामने, तथ्य और उसके अलावा कुछ नहीं। मगर अमेरिका और ईरान के बीच में तनाव। सबसे पहले दोस्तों आपकी निगाह बीबीसी की इस खबर की तरफ। ईरान ने दी अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले की धमकी, इस्राइल हाई अलर्ट पर। यानी कि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि खुद ईरानी प्रशासन इस वक्त जो है, ईरानी सरकार दबाव में है, घेराव में है। लिहाजा वो अमेरिका को चेतावनी दे रहे हैं कि अगर तुमने ईरान की तरफ आंख उठाकर भी देखी तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। खबर आपके स्क्रीन पर। ईरान में हो रहे प्रदर्शनों के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से सैन्य हस्तक्षेप की चेतावनी के जवाब में ईरान ने भी धमकी दी है। ईरान ने कहा है कि किसी भी अमेरिकी हमले की सूरत में इसराइल और क्षेत्र में स्थित अमेरिकी सैन्य अड्डे वैध लक्ष्य बन जाएंगे, यानी वैलिड टारगेट्स। बीबीसी अरबी के अनुसार रविवार को ईरान की संसद में अध्यक्ष मोहम्मद बागर गलीबाफ का यह बयान ऐसे समय आया है जब ईरान बीते कुछ सालों में सरकार के खिलाफ सबसे बड़े प्रदर्शनों का सामना कर रहा है। ईरानी सरकारी टेलीविजन ने संसदीय सत्र का सीधा प्रसारण किया। विरोध प्रदर्शनों के दौरान पुलिस और ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स, खासकर बासिज वॉलंटियर फोर्सेज की ओर से सख्ती बरतने के लिए बागर गलीबाफ ने उनकी तारीफ की। गलीबाफ ने कहा, ईरान पर हमले की स्थिति में इस्राएल के कब्जे वाले क्षेत्र और इस क्षेत्र में स्थित सभी अमेरिकी सैन्य ठिकाने, अड्डे और जहाज हमारे लिए वैध लक्ष्य बन जाएंगे। हम न केवल हमले के बाद जवाबी कार्रवाई करेंगे बल्कि खतरे का ठोस संकेत मिलने पर भी कार्रवाई करेंगे। ईरानी समाचार एजेंसी तस्नीम ने बागर गलीबाफ के हवाले से कहा कि ईरान वर्तमान में अमेरिका और इस्राएल के खिलाफ 4 मोर्चों पर लड़ रहा है और ये मोर्चे हैं आर्थिक, बौद्धिक, सैन्य और आतंकवाद। बहरहाल ट्रंप जो इस वक्त घरेलू स्तर पर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन का सामना कर रहे हैं, उनके पास ध्यान भटकाने का एकमात्र तरीका है ईरान पर हमला करना। मगर जैसा कि आप सीएनएन और न्यूयॉर्क टाइम्स की इस खबर पर देखेंगे, उनके अपने सलाहकार कह रहे हैं कि अगर आप ईरान पर हमला करते हैं तो यह आत्मघाती हो सकता है। कैसे? आपके स्क्रीन पर। प्रशासन के अंदर यह चिंता भी है कि सैन्य हमले उल्टा असर डाल सकते हैं और प्रदर्शनों को कमजोर कर सकते हैं। अधिकारियों के मुताबिक डर यह है कि ऐसे हमलों से अनजाने में ईरानी जनता सरकार के समर्थन में एकजुट हो सकती है या फिर ईरान अपनी तरफ से सैन्य जवाबी कार्रवाई कर सकता है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने सबसे पहले खबर दी थी कि ट्रंप को इन विकल्पों पर ब्रीफ किया गया है। अधिकारियों का कहना है कि ट्रंप सैन्य हमलों से पहले रुकते हुए ईरान की सरकार को निशाना बनाने वाले कई दूसरे विकल्पों पर भी विचार कर रहे हैं, क्योंकि वो देश के प्रदर्शनकारियों की मदद करने के अपने वादे पर अमल करना चाहते हैं। इन विकल्पों में ईरानी सेना या सरकार से जुड़े ठिकानों पर साइबर ऑपरेशंस भी शामिल हैं। एक अधिकारी के मुताबिक इससे प्रदर्शनों को कुचलने की कोशिशों में रुकावट डाली जा सकती है। और दूसरी तरफ दोस्तों, ईरान खुद अपने घर के अंदर जबरदस्त प्रदर्शनों का सामना कर रहा है।
महंगाई और ईरानी मुद्रा की लगातार घटती कीमत से लोगों की जिंदगी जो है वो तबाही की तरफ बढ़ रही है। और कई अपुष्ट खबरों के मुताबिक सरकारी दमन में या प्रदर्शनों को कुचलने के लिए अब तक कम से कम 500 लोग मारे जा चुके हैं। ईरानी सरकार इसके पीछे मोसाद की साजिश देखती है। आपकी स्क्रीन पर दोस्तों प्रेस टेलीविजन को दिए गए इंटरव्यू में वहां के विदेश मंत्री कहते हैं, देयर इज एविडेंस लिंकिंग डेडली वायलेंस इन ईरान टू मोसाद टेररिस्ट। सरल शब्दों में कहा जाए तो ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने इसके पीछे मोसाद का हाथ देखा है। उन्होंने प्रेस टेलीविजन को दिए गए इंटरव्यू में क्या कहा, आपके स्क्रीन पर। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि ईरान में हुई जानलेवा हिंसा के पीछे साफ सबूत है जो इस बात को जोड़ते हैं कि ये उन आतंकवादियों की कारस्तानी है जो इस्राएल की मोसाद एजेंसी से जुड़े हैं। अरागची उस सोशल मीडिया पोस्ट का हवाला दे रहे थे जो रविवार को पूर्व अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पेयो ने लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि मोसाद के एजेंट ईरान की सड़कों पर घूम रहे हैं। अरागची ने कहा कि ईरानी पुलिस अधिकारी असली आतंकियों द्वारा फांसी दिए जा रहे हैं, जो इस तरह के कार्य में पोम्पेयो ने खुले तौर पर मोसाद एजेंटों की पहचान बताई है और जिनका लक्ष्य था ईरान में आर्थिक अशांति पैदा करना। मगर हकीकत यह भी है दोस्तों कि ईरान की सड़कों पर जो हिंसा हुई है और बड़े पैमाने पर लोग मारे गए हैं, उसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। अब मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि किस तरह से स्टेट इरानियन टेलीविजन, यानी कि जो समाचार एजेंसीज ईरान द्वारा कंट्रोल्ड हैं, वो इस हिंसा पर पूरी तरह से खामोश हैं। उल्टा, जैसे कि आप देख सकते हैं, यह वीडियो जो है वो प्रेस टेलीविजन पर चलाया जा रहा है और यहां पर यह कहा जा रहा है कि हिंसा के खिलाफ कई लोग सड़कों पर उतरे हैं। बताया जा रहा है कि हिंसा के खिलाफ ईरान की सड़कों पर, तेहरान की सड़कों पर बड़ी तादाद में लोग उतर रहे हैं, मोटरसाइकिल की सवारियां निकाल रहे हैं, जिसके जरिए वो हिंसा का विरोध कर रहे हैं। और प्रेस टेलीविजन इन वीडियोस का सहारा ले रहा है, इन वीडियोस के जरिए बतलाने की कोशिश कर रहा है कि देखिए कितने बड़े पैमाने पर हजारों लोग सड़कों पर उतरे हैं ईरान के अंदर जो हिंसा हुई है और उस हिंसा के पीछे मोसाद की जो कथित साजिश है उसका पर्दाफाश करने। मगर क्या वाकई दोस्तों इन प्रदर्शनों को मोसाद की साजिश बताकर खामोश रहा जा सकता है? सबसे पहले मैं आपके सामने कुछ तथ्य पेश करना चाहूंगा आपकी स्क्रीन पर। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, ईरानियन न्यूज एजेंसी है जिसका नाम है इरना। पिछले 3 दिनों से इरना पर कोई खबर नहीं आई है। हालांकि मैंने आपको बताया प्रेस टेलीविजन में उन प्रदर्शनों का जिक्र तक नहीं है जो कि ईरान में हो रहे हैं। अगर आप इरना पर निगाह डालें तो इरना में जो आखिरी खबर है, इसमें आप देख सकते हैं ईरान के जो विदेश मंत्री हैं वो लेबनान के सुप्रीम शिया काउंसिल के नेता से मुलाकात कर रहे हैं। यह है 3 दिन पुरानी खबर और 3 दिन से इरना की जो न्यूज साइट है वो पूरी तरह से खामोश है। यह कहने को एक समाचार एजेंसी है और ईरान के अंदर से उठने वाली सबसे विश्वसनीय समाचार एजेंसी, और 3 दिनों से खामोश। सवाल यही उठाया जा रहा है, आखिर क्यों? इसके अलावा दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ ईरान का जो ट्विटर साइट है यानी सोशल मीडिया हैंडल एक्स है, उसमें भी राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियां के इंटरव्यू का जिक्र है। हालांकि इस इंटरव्यू में राष्ट्रपति पेजिश्कियां जो हैं वो ईरान के अंदर हो रही हिंसा का जिक्र जरूर करते हैं। उन्होंने इस इंटरव्यू में क्या कहा, आपके स्क्रीन पर। वो कहते हैं, ईरान हम सबका है और इस देश का भविष्य हमारे बच्चों का है। हमें सभी समस्याओं से निपटने के लिए मिलकर काम करना होगा और एकजुट होकर रहना होगा, तभी हम एक समृद्ध देश और उज्जवल भविष्य बना पाएंगे। राष्ट्रपति पेजिश्कियां ने जोर देकर कहा कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान अपनी अंदरूनी एकता और जनता के समर्थन की वजह से मजबूती से खड़ा है। उन्होंने कहा कि देश को अस्थिर करने की पिछली सारी कोशिशें समाज की एकजुटता और प्रभावी शासन के चलते नाकाम रही हैं। मगर बड़ा प्रश्न, क्या वाकई ईरान में जो प्रदर्शन हो रहे हैं उसके पीछे मोसाद की साजिश है? दोस्तों, यह जो मुद्दा है वो कयासों के दौर में हो सकता है, यह हकीकत भी हो, मगर यह भी हकीकत है कि वहां बड़े पैमाने पर लोग मारे जा रहे हैं। परसों जब मैंने खबर की थी तो कमेंट सेक्शन में कई लोग आकर यह कह रहे थे कि खबर ही झूठी है, और जो लोग मारे जा रहे थे उनके बारे में वो लोग कह रहे थे कि सब के सब मोसाद एजेंट हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, भारत के अंदर जब किसान आंदोलन हुआ था
तो याद कीजिए दोस्तों, कितने बड़े पैमाने पर किसान मारे गए थे। 700 किसान। और आपको याद होगा, उस आंदोलन के पीछे भी खालिस्तानी साजिश बताया जा रहा था। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया था कि इसके पीछे खालिस्तानी एंगल है, और आज तक उस बात को साबित नहीं कर पाए वो लोग। शाहीन बाग का आंदोलन हुआ, याद कीजिएगा, उसके पीछे भी पाकिस्तानी साजिश बताया गया था। यानी कि जनता जब भी सड़कों पर उतरती है, सरकारें यही किया करती हैं, उसके पीछे विदेशी साजिश बताती हैं। अब मैं आपको बतलाने वाला हूं अलग अलग एजेंसीज के जरिए कि इस वक्त ईरान के अंदर क्या हालात हैं। मेरे एक एक शब्द पर गौर कीजिएगा दोस्तों। नॉर्वे स्थित ईरानी मानवाधिकार संगठन ने रविवार को दावा किया कि ईरान ने 2 हफ्ते से चल रहे विरोध प्रदर्शनों में कम से कम 192 लोग मार दिए हैं। बीबीसी फारसी सेवा के मुताबिक मानवाधिकार संगठन ने कहा है कि कम से कम 192 प्रदर्शनकारियों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि सही संख्या इससे कहीं अधिक हो सकती है। संगठन का तर्क है कि देश में एक दिन तक इंटरनेट सेवा बंद रहने से आंकड़ों को वेरीफाई करने की प्रक्रिया बाधित हो रही है। ईरानी मानवाधिकार संगठन ने भी कुछ सूत्रों के अनुमानों का हवाला देते हुए कहा कि मृतकों की संख्या सैकड़ों या शायद 2000 से ज्यादा हो सकती है। मानवाधिकार संगठन ने प्रदर्शनकारियों की मौत में बढ़ोतरी पर चिंता जताई और इस पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से तत्काल प्रतिक्रिया की अपील की। दोस्तों, इस तस्वीर में आप देख सकते हैं, लंदन के अंदर ईरानी दूतावास पे चढ़कर रजा पहलवी के समर्थकों ने ईरानी झंडे को उतार दिया। मैं आपको बतलाना चाहूंगा, जब ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई थी 1979 में, उससे पहले एक दूसरा झंडा हुआ करता था, और उस इस्लामिक क्रांति के बाद एक नया झंडा आया। उस झंडे को, जैसा कि आप देख सकते हैं, लंदन स्थित ईरानी दूतावास से उससे यहां पर एक प्रदर्शनकारी ने हटाया। इसके अलावा कई खबरें जो मिल रही हैं वो चिंतित करने वाली हैं। आपकी स्क्रीन पर लोग कह रहे हैं यहां हालात बहुत खराब हैं। रविवार को तेहरान के एक सूत्र ने कहा, हमारे कई दोस्तों को मार दिया गया है, सीधी गोलियां चलाई जा रही हैं, हालात बिल्कुल जंग जैसे हैं, सड़कों पर हर तरफ खून फैला है, ट्रकों में लाशें भर भर कर ले जाई जा रही हैं। बीबीसी ने तेहरान के पास एक मुर्दाघर के वीडियो में करीब 180 बॉडी बैग्स गिने, यानी 180 लाशें। अमेरिका स्थित ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट न्यूज एजेंसी के मुताबिक देश भर में अब तक 495 प्रदर्शनकारियों और 48 सुरक्षा कर्मियों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। एजेंसी का कहना है कि पिछले 2 हफ्तों की अशांति के दौरान करीब 10,600 लोगों को हिरासत में लिया गया है। बीबीसी फारसी ने पुष्टि की है, शुक्रवार रात रश्त शहर के एक अस्पताल में 70 शव लाए गए। वहीं तेहरान के एक अस्पताल में काम करने वाले एक स्वास्थ्यकर्मी ने बीबीसी को बताया, करीब 38 लोगों की मौत हुई है। कई लोग तो इमरजेंसी बेड तक पहुंचते पहुंचते ही दम तोड़ चुके थे। युवाओं के सिर में सीधे गोली मारी गई है, दिल पर भी गोली लगी है। इनमें से बहुत से लोग अस्पताल तक पहुंच भी नहीं पाए हैं। बीबीसी और ज्यादातर अंतर्राष्ट्रीय न्यूज संस्थान ईरान के अंदर से रिपोर्टिंग नहीं कर पा रहे हैं, और ईरानी सरकार ने गुरुवार से इंटरनेट बंद कर रखा है, जिससे जानकारी जुटाना और उसकी पुष्टि करना बेहद मुश्किल हो गया है। कई वीडियो सामने आए हैं जिनमें तेहरान प्रांत के फॉरेंसिक डायग्नोस्टिक एंड लेबोरेटरी सेंटर कहरीजक के एक मुर्दा घर में बॉडी बैग की कतारें दिखाई दे रही हैं। मौके से आए एक वीडियो में करीब 180 कफन में लिपटे हुए या ढके हुए शव दिख रहे हैं, जिनमें से ज्यादातर खुले में पड़े। वहां मौजूद लोगों की चीख पुकार और रोने की आवाजें भी सुनाई दे रही हैं, जो अपने प्रियजनों को ढूंढते नजर आ रहे हैं। चाहे ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची हो या राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियां, ये सब इसे मोसाद की साजिश बता रहे हैं। मगर वहां मौतें हो रही हैं, लोगों के सिर पर गोलियां चलाई जा रही हैं, छाती पर गोली चलाई जा रही हैं। वहां से जो तस्वीरें उभर कर आ रही हैं, जो मैं आपको लगातार अपने मंच पर दिखा रहा हूं, वो सिहरन पैदा करने वाली हैं। उन्हें शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। इसे महज मोसाद की साजिश बता देना, हकीकत से मुंह मोड़ना होगा। बीबीसी फारसी और बीबीसी वेरीफाई द्वारा प्रमाणित फुटेज से यह पुष्टि होती है कि ईरान के सुरक्षा बल कई इलाकों में प्रदर्शनकारियों की भीड़ पर गोलियां चला रहे हैं।
इनमें तेहरान, पश्चिमी किरमानशाह प्रांत और दक्षिणी बुशहर इलाका शामिल है। पिछले वीकेंड पश्चिमी शहर इलाम के केंद्र से सामने आए कई सत्यापित वीडियो में दिखता है कि सुरक्षा बल इमाम खुमैनी अस्पताल की ओर गोलियां चला रहे हैं, जहां प्रदर्शनकारी रैली कर रहे थे। ईरान में इंटरनेट की पहुंच ज्यादातर एक घरेलू इंटरनेट तक सीमित है, जिसमें बाहरी दुनिया से कनेक्शन बहुत सीमित रहता है। लेकिन मौजूदा प्रदर्शनों के दौरान अधिकारियों ने पहली बार इस घरेलू नेटवर्क पर भी कड़ी पाबंदी लगा दी है। बड़ा प्रश्न, और यह हमें पूछना पड़ेगा, अगर ईरान में कुछ नहीं हो रहा है, अगर वहां माहौल शांतिपूर्ण है और जैसा कि प्रेस टेलीविजन में दिखाया गया था, हजारों की तादाद में मोटरसाइकिल यात्रा निकाली जा रही है, तो सीधा सा सवाल, इंटरनेट पर पाबंदी क्यों? आपको याद होगा दोस्तों, जब यहां किसानों का आंदोलन हुआ था, जब किसान आंदोलन कर रहे थे, तब यहां सरकार ने भी इंटरनेट पर पाबंदी लगा दी थी। यह सरकार का अंदाजे बयां होता है। जब उन्हें हालात पर काबू पाना होता है, तब वो गोदी मीडिया के जरिए झूठ बुलवाते हैं, दूसरा इंटरनेट बंद कर देते हैं, और यही सरकार का अंदाजे बयां रहा है। अगर ईरान में कुछ नहीं हो रहा है, अगर वहां बेकसूर नहीं मारे जा रहे हैं, तो सरकार ने इंटरनेट पर पाबंदी क्यों लगाई? यह सवाल तो पूछा जाना चाहिए ना। Starlink to Iran, sir, to help the people in the ground with the internet blackout for more than 72 hours. We're talking about that. We may get the internet going if that's possible. Are you talking to Musk We may about? speak to Elon because, as you know, he's very good at that kind of thing. He's got a very good company, so we may speak to Elon Musk. And in fact, I'm going to call him as soon as I'm finished with you. Just quickly, Iran said that they would consider military and commercial bases as legitimate targets if you struck. Are you concerned If about? they do that, we'll consider things targets that they wouldn't believe. If they do that, we will hit them at levels that they've never been hit before. And they won't even believe it. Do you think I have options that are so strong. So I mean, if they did that, it'll be met with a very, very powerful force. और शुतुरमुर्ग की तरह हम अपनी गर्दन को रेत में दफन नहीं कर सकते। ईरान में हालात गंभीर हैं, लोग सड़कों पर हैं, महंगाई से परेशान हैं। जिस तरह से ईरानी मुद्रा लगातार गिर रही है, वहां के व्यापारी उससे परेशान हैं और वहां के निजाम को उससे संबोधित करना पड़ेगा। बहरहाल यहां पर हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ईरान को दोहरी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। एक अंदरूनी हालात और दूसरी तरफ ईरान और इस्राएल का संभावित हमला। हमें इंतजार होगा और इस मंच पर तमाम फैक्ट्स के साथ मैं आपके सामने लगातार आता रहूंगा, यह मेरा वादा है। अब अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।